बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। अल्लाह तेरी ही इबादत करते हैं और तुझसे ही मदद मांगते हैं। नाज़रीन, आप देख रहे हैं फेसबुक और यूट्यूब चैनल, मैं हूँ हाफिज़ माजिद मिलाद। नाज़रीन, कल रात जो पाकिस्तान की इस वक्त अहम तरीन तैनाती है आर्मी चीफ की तकर्रुरी, उसके लिए कल रात तकरीबन ISPR का जो ट्वीट है कोई 11:30 बजे के करीब आया कि वज़ीर आज़म हाउस को समरी पहुंचा दी गई है, जिसके अंदर 6 नाम जो हैं वो दर्जा सैल में आपके साथ ये शेयर करते जाऊंगा, जिसकी तस्दीक वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ साहब ने भी कर दी है। तो नाज़रीन, ये जो 6 जो मोस्ट सीनियर जो जनरल्स हैं उनकी समरी जो है वो भिजवा दी गई है। उनको मैं नाम वाइज आपको बताता चलूँगा। सबसे पहले नंबर पर है जनरल आसिम मुनीर, उसके बाद दूसरे नंबर पर जनरल साहिर शमशाद साहब हैं, और तीसरे नंबर पर जनरल अजहर अब्बास, चौथे नंबर पर जनरल नुमान, और 5वें नंबर पर जनरल फैज़ हमीद जो कि साबिका चीफ ISI भी रह चुके हुए हैं, और 6ठे नंबर पर जनरल आमिर हैं। अब ये जो सीनियर मोस्ट 6 जनरल की जो समरी है, ये PM हाउस को कल रात को बकौल DGISPR के ट्वीट के उनको भेज दी गई है आज। और आगे से वजीर दिफा जो है ख्वाजा आसिफ साहब, उन्होंने आगे से ट्वीट किया कि 48 घंटों के अंदर नए आर्मी चीफ की तकर्रुरी जो है वो हो जाएगी। गो कि आज तकरीबन 23 तारीख है, कल 24 तारीख है, और 24 तारीख की शब तक जो है नए आर्मी चीफ का बाज़ाब्ता ऐलान कर दिया जाएगा। नाज़रीन, आज GHQ में यौम दिफा और शुहदाए वतन के नाम से एक तकरीब का आगाज़ किया गया, जिसके अंदर आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने तकरीर की, और उन्होंने कहा कि ये मेरी आर्मी चीफ की हैसियत से आखिरी तकरीर है। उसके कुछ नकात आपके साथ में शेयर करता जाऊं कि जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी मैं समझता हूं कि शेयर करने चाहिए। तो नाज़रीन, सबसे पहले एज़ इट इज़ जैसा उन्होंने कहा था वहां पर बात करते हैं, क्योंकि आर्मी चीफ जो है कमर जावेद बाजवा साहब, ये तकरीबन उनका आज अगर 23 तारीख है तो कल 5 दिन उनके आर्मी चीफ और रिटायरमेंट में उनके रह गए हुए हैं, और पिछले 6 साल दौरे मुलाजमत में उन्होंने जो कुछ भी किया, ख़ास करके ये जो मौजूदा 6 से 7 माह है, मार्च से लेकर नवंबर तक जो मामलात अभी तक स्टिल जो चल रहे हैं, इनके अंदर कमर जावेद बाजवा साहब का बहुत बड़ा एक रोल है जो आपके साथ मैं शेयर करता जाऊंगा। उन्होंने अपनी तकरीर बज़ाहिर के उन्होंने बड़े टूटे हुए दिल से ये तकरीर की थी। पिछले दिनों भी एक ISPR से ट्वीट आया था कि जिसके अंदर बल्कि बयान आया था, उन्होंने कहा था कि हमसे गलतियां हो सकती हैं लेकिन हम गद्दार कतन नहीं हो सकते। इसके साथ बहुत सारी जो थे वो इल्ज़ामात भी लगाए गए जी, पाक फौज के ऊपर इल्ज़ाम तराशियाँ हो रही हैं। तो आपको बताते चलें कि फ़र्द वाहिद पर तनकीद जो है, जमहूरियत का हुस्न ही ये होता है कि आप किसी पर भी तनकीद कर सकते हैं। अगर तो आप एक जमहूरी मुल्क के अंदर रहते हैं तो फिर इस बात को तस्लीम करना होगा और मनोअन इस बात पर अमल पैरा होना होगा कि जमहूरियत के अंदर किसी भी शख्स के ऊपर, किसी भी ओहदे के ऊपर जो है वो तनकीद की जा सकती है, और वो तनकीद बराए तनकीद भी हो सकती है और तनकीद बराए इसलाह भी हो सकती है। तनकीद जो है वो तो खैर एक अच्छा अमल नहीं है, तनकीद बराए इसलाह ज़रूर होनी चाहिए। और जमहूरियत का मैं कह चुका हूँ कि ये एक खूबसूरत और हुस्न है ये जमहूरियत का कि किसी के ऊपर तनकीद की जाए, लेकिन बहुत सारे मामला इस तरह के गुजरे। खैर, आपको आर्मी चीफ की जो तकरीर थे उसके कुछ पॉइंट्स में आपको मनोअन जैसा उन्होंने कहा वो मैं आपको यहाँ पर सुनाना चाहूँगा। सबसे पहले उन्होंने कहा कि मशरकी पाकिस्तान फौजी नहीं बल्कि सियासी नाकामी थी। मशरकी पाकिस्तान 1971 में जब पाकिस्तान दो लख्त हुआ और मशरकी पाकिस्तान जो है वो पाकिस्तान से अलग हुआ, गो कि पाकिस्तान की शारक जो थी वो तकरीबन काटने का जो है मुकम्मल तौर पर उनका जो भारत का मंसूबा था उस पर अमल दरामद हुआ। तो इसके बारे में बाजवा साहब ने ये कहा है कि ये एक सियासी नाकामी थी। तो मैं बताता चलूँ कि उस वक्त से लेकर अयूब खान और ज़ियाउल हक और जो है जनरल याहिया जो हैं, इनके अदवार में ये सारे मामला हुए हैं। तो अगर ये सियासी नाकामी भी है तो फिर भी इसके पीछे फौज है। क्यों? कि उन औकात में जो इक़्तिदार था वो फौज के पास था, तो उन जर्नैलों की नाकामी है। ये सियासी नाकामी, जर्नैलों की नाकामी इसको हम कह सकते हैं। दूसरा जो पॉइंट था, उन्होंने कहा कि पिछले साल फरवरी में फौज ने फैसला किया कि आइंदा कभी भी सियासत में मुदाखलत नहीं करेंगे। मतलब कि पिछले साल फरवरी में फैसला किया। ये जो आर्मी चीफ का बयान है ये इस बात की तस्दीक भी करता है कि फरवरी 2021 से पहले
پھر فوج مداخلت کرتی تھی، فوج باقاعدہ طور پر سیاست کو لے کر چلتی تھی، فوج باقاعدہ طور پر جو ہے وہ پس پردہ ایک اقتدار کو چلا رہی تھی۔ کیا یہ اس کا مطلب پھر لیا جائے کہ اگر فوج نے 2021 میں آ کے یہ فیصلہ کیا، اور کیوں 2021 میں ہی آ کر کیوں فیصلہ کیا، اس سے پہلے کیوں یہ چیز نہیں سوچی گئی کہ یہ جمہوریت ہے اور جمہوریت کے سارے جو نقشہ ہے، اس کا سٹرکچر ہے، اس کو کیوں بگاڑا جا رہا ہے؟ اس کے اوپر بھی خیر بہت سارے سوالات اٹھ رہے ہیں، لیکن یہ جو 6 سے 7 مہینوں میں جو مداخلت فوج نے جو کی ہے، جو جنرلز نے کی ہے، یہ آپ سب کے سامنے ہے۔ تیسرا پوائنٹ ناظرین، انہوں نے کہا کہ عدم مداخلت کے فیصلے کا خیر مقدم کرنے کی بجائے شدید تنقید کی گئی اور غیر شائستہ زبان جو ہے وہ استعمال کی گئی۔ عدم مداخلت مطلب کہ ISPR نے بیان دیا تھا کہ مداخلت نہیں ہوئی، مداخلت ہوئی ہے، سازش نہیں ہوئی، اور عمران خان صاحب مسلسل اس بیانیے پر جو ہے ابھی تک ڈٹے ہوئے ہیں کہ مداخلت بھی ہوئی ہے اور سازش بھی ہوئی ہے۔ لیکن باجوہ صاحب نے، آرمی چیف نے، اس بات کی نفی کرتے ہوئے کہا کہ اس پر ہمیں اپریشیٹ کرنا چاہیے تھا کہ کسی قسم کی ہم نے مداخلت نہیں کرنی دی۔ لیکن آپ کو بتاتا چلو کہ یہ جو ہے ISPR کا بیان ہی موجود ہے ابھی تک کہ انہوں نے کہا تھا سازش نہیں ہوئی، مداخلت ہوئی ہے۔ تو ناظرین، سازش ہوتی ہے، مداخلت بعد کا کام ہوتا ہے۔ اگر آپ کسی کے گھر میں گھسنا چاہتے ہیں تو پہلے آپ منصوبہ بنائیں گے کہ اس کے گھر میں گھسنا کس طرح سے ہے، اس کے بعد جا کر جب آپ اس کے گھر میں گھسیں گے تو پھر وہ مداخلت کنسیڈر کی جائے گی۔ تو مداخلت تو ISPR نے جو ہے پہلے سے کہہ دیا ہوا ہے کہ مداخلت ہوئی تھی، تو یہ بھی ان کا جو ہے یہ بے بنیاد ایک نقطہ میں کہہ سکتا ہوں اس کو۔ چوتھا پوائنٹ، انہوں نے کہا کہ جھوٹا بیانیہ بنا کر ہیجان کی کیفیت پیدا کی گئی اور اب راہ فرار اختیار کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ عمران خان صاحب کے بارے میں انہوں نے کہا کہ جو پچھلے دنوں عمران خان صاحب نے امریکی نیوز کو ایک انٹرویو دیا تھا جس کے اندر انہوں نے کہا تھا کہ میں اب اس بیانیے سے اپنے ملک اور قوم کے مفاد کے لیے تھوڑا سا پیچھے ہٹ رہا ہوں تاکہ جو تناؤ سیاست کے اندر پیدا ہوا ہے یہ ختم ہو اور میرے ملک کو کسی قسم کا نقصان نہ پہنچے، اور اس سے ہیجان کی کیفیت کوئی بھی پیدا نہیں ہوئی، بلکہ عمران خان صاحب نے قوم کو بیدار کرنے کے لیے سر توڑ جو محنت اور کوشش کی وہ آج رنگ لائی ہے اور ساری عوام جو ہے وہ سارا کچھ جان چکی ہوئی ہے۔ اس کے بعد 5واں پوائنٹ، انہوں نے کہا کہ ملک میں بیرونی سازش ہو اور آرمڈ فورسز جو ہیں وہ ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھ جائیں، یہ ممکن نہیں ہو سکتا، بلکہ یہ گناہ کبیرہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس کو سوچنا بھی گناہ کبیرہ ہے۔ تو محترم آرمی چیف صاحب سے ایک سوال بنتا ہے کہ اگر بیرونی سازش نہیں ہوئی تو پھر وہ جو سائفر والا معاملہ ہے اس پر ابھی تک تحقیقات کیوں نہیں ہو رہی؟ عمران خان صاحب تو 7 مہینے سے اس بات پر ابھی تک ڈٹے ہوئے ہیں کہ اس سائفر پر تحقیقات کروائیں، جوڈیشل کمیشن بنائیں، اس پر پتہ چل جائے گا کہ سازش ہوئی ہے یا نہیں ہوئی۔ اگر نہیں ہوئی تو پھر آپ اس پر عمل درآمد کیوں نہیں کر رہے؟ یہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے آرمی چیف کے اس جو انہوں نے بیان میں اپنا جو یہ پوائنٹ دیا اس کے اوپر۔ اس کے بعد ناظرین 6واں پوائنٹ، انہوں نے کہا کہ میں اپنے اور فوج کے خلاف نامناسب اور جارحانہ رویے کو درگزر کر کے آگے بڑھنا چاہتا ہوں۔ تو ناظرین یہ آپ کو بتاتے چلیں کہ فوج کے خلاف کوئی بھی نہیں ہوتا، نہ ہم فوج کے خلاف ہیں اور نہ کوئی اور ہے، نہ نواز شریف صاحب فوج کے خلاف ہیں، نہ کوئی دوسری پارٹی فوج کے خلاف ہے۔ ہاں، کسی شخص واحد کی جو ہے بری کارکردگی یا کسی شخص واحد کی کچھ غلطیوں پر اسے تنقید کرنا پوری فوج کو نام نہیں دیا جا سکتا، کیونکہ بہت پیچھے اس کی مثالیں ملتی ہیں۔ اگر راشد منہاس کو دیکھا جائے تو اس نے اپنے جنرل کی بات ماننے سے انکار کیا تھا، اس کو اس کی جنرل کی بات نہ ماننے پر تمغہ امتیاز کیوں دیا گیا؟ تو یہی وجہ ہے کہ اس کا جنرل جو تھا، اس کا جو آفیسر تھا، وہ غلط بات اس کو کہنا چاہ رہا تھا، اس نے اس کی تردید کی، اس وجہ سے اس کو نشان حیدر ملا آج تک۔ تو اگر اس بات کو دیکھا جائے تو آج تنقید کرنے والوں کو غدار کیوں ڈکلیئر کیا جا رہا ہے؟ ناظرین 7واں پوائنٹ یہ کہ فوج نے اپنا کتھارسس شروع کر دیا ہے اور امید کرتا ہوں کہ سیاسی پارٹیاں بھی اس پر عمل درآمد ہوں گی۔ یہ آرمی چیف قمر جاوید باجوہ صاحب نے، یہ بڑی خوش آئند بات ہے، اور یہ پہلے بھی بارہا یہ باتیں کی جا چکی ہیں کہ فوج جو ہے وہ اپنے جو بڑی منظم ایک تنظیم ہے اور یہ سیاست بالکل الگ ہے۔ یہ بڑی خوش آئند بات ہے، اگر اس پر واقعتاً عمل کیا جائے تو اس سے بڑھ کر پاکستان کی ترقی میں کوئی اور چیز ہو نہیں سکتی۔ اور انہوں نے یہ مشورن بھی اگر سیاسی پارٹیوں کو کہا ہے تو بہت اچھی بات ہے، میں یہاں پر ان کو اپریشیٹ کرنا چاہوں گا۔ 8واں پوائنٹ، انہوں نے کہا کہ 2018 میں جیتی ہوئی پارٹی کو سلیکٹڈ کہا گیا اور 2022 میں عدم اعتماد کا ووٹ کھونے والی پارٹی کو امپورٹڈ کا نام دیا گیا۔ تو یہ سارا معاملہ ساری قوم کے سامنے ہے، یہ 2022 ہے، 1988 نہیں ہے، 1971 نہیں ہے،
जनाब ये 90 की दिहाई नहीं है, वहां से निकल कर कौम को शऊर मिल चुका हुआ है। 2022 का जमाना है, आज अवाम जानती है कि कौन क्या कर रहा है। आज एंड्रॉयड मोबाइल फोन का दौर है, आज कंप्यूटर का दौर है। आज बच्चे से स्कूल में जाकर पूछे तो आपको बताएगा कि लोटे किस तरह से खरीदे गए। आज किसी राह चलते फकीर से पूछा जाए कि पाकिस्तान पर ये इंपोर्टेड और भिकारी गवर्नमेंट जो है ये किस तरह मुसल्लत की गई, तो इसके जो ताने बाने हैं वो भी जानता होगा कि कहां से इनको इंस्ट्रक्शंस मिली और कहां से ये सारे मामला तय करके बाद में इंपोर्टेड हुकूमत जो है मुख्तलिफ सियासी पार्टियों को इकट्ठा करके एक खिचड़ी बनाई गई। फिर इस खिचड़ी के अंदर एल्फी डालकर जबरन उसको एक मुनज़्ज़म अंदाज में पार्लियामेंट हाउस में डाका जनी के लिए बिठाया गया कि आए जी अपने एनआरओ मुकम्मल करें, एनआरओ 2 हमें भी दें, अपना भी मुकम्मल करें, अपने मफादात क्लियर करें और पाकिस्तान का बेड़ा गर्क करके बाद में इसको ना हम ऑन करने के लिए तैयार होंगे ना आप इसको ऑन करने के लिए तैयार होंगे। तो जनाब ये सारी कौम जानती है कि इसके पसे पर्दा कौन से हकायक थे और किसने किस तरह से कौन से जो है फ़राइज़ मनसबी अपने अंजाम दिए। और इसके बारे में जो रिमार्क्स जो हैं वो जस्टिस अतहर मिनल्ला जो हैं वो भी कह चुके हुए हैं कि ये जो है मार्शल लॉ की तरफ मुल्क जा रहा था। अगर उस रात और 9 अप्रैल की रात को अगर अदालतें फैसला ना करती तो मुल्क जो है ये मार्शल लॉ की तरफ जा रहा था। तो अगर उनकी बात को देखा जाए वो भी एक बड़ा ओहदा है, पाकिस्तान के अंदर 22वें ग्रेड के ऑफिसर है। अगर उनके बयान के देखा जाए तो अब मार्शल लॉ ट्रैफिक पुलिस ने तो लगाना नहीं है, न स्कूल के मास्टरों ने जाके लगाना है, ये तो फौज ने लगाना होता है, आर्मी ने लगाना होता है। तो जाहिर सी बात है फिर ये सारे मामला फिर यहाँ पर ये तो आपकी बात कहनी बनती नहीं है कि जनाब इम्पोर्टेड किस तरह से इसको कहा गया और ये इम्पोर्टेड गवर्नमेंट किस तरह से हमारे ऊपर मुसल्लत की गई। आखिरी पॉइंट में आपके साथ शेयर करना चाहूंगा कि उन्होंने कहा कि हर पार्टी को अपनी फतह और शिकस्त को तस्लीम करना होगा, खुले दिल से और हौसले के साथ तस्लीम करना होगा, और ताकि अगले इलेक्शन में एक इम्पोर्टेड या सिलेक्टेड की बजाय एक बाकायदा तौर पर इलेक्टेड गवर्नमेंट जो है वो अमल में आए। इमरान खान साहब ने 2 मुतालबे किए थे, एक तो ये कि बैरून मुल्क पाकिस्तानी जो है उनको वोट का हक दिया जाए, दूसरा मुतालबा उन्होंने ये किया था कि जो वोटिंग है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के ऊपर की जाए, ईवीएल इसके ऊपर की जाए। क्यों कि ईवीएल के जरिए तकरीबन 190 में से 160 तरीके जो हैं धांधली के ख़त्म हो जाते हैं। मतलब आप इसको कह सकते हैं कि 90% के करीब जो है वो धांधली ख़त्म हो सकती है और 10% रह सकती है। लेकिन इस पर अमल दरामद क्यों नहीं किया गया, नैब में तरमीम क्यों की गई? अगर देखा जाए तो शाहिद खकान अब्बासी साहब के बयान को हम उठा के देख लेते हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के साबिका वजीर आजम, एक्स प्राइम मिनिस्टर वो रह चुके हुए हैं, उन्होंने बाकायदा तौर पर टॉक शो के अंदर ये बात कबूल की है कि नैब तरमीम आर्मी ने करवाई है। और जो अहमद नूरानी साहब की स्टोरी जो खुल चुकी हुई है उसके अंदर भी सारी कौम सारा कच्चा चिट्ठा जो है वो जान चुकी हुई है। तो अवाम को लॉलीपॉप देना और अवाम को बेवकूफ़ बनाना छोड़े और पाकिस्तान में हकीकी जमहूरियत को जो है खुश आइंद होने दें, हकीकी जमहूरियत को कायम होने दें ताकि पाकिस्तान फले फूले और तरक्की करता हुआ नजर आए। ये जो आखिरी पॉइंट इन्होंने आर्मी चीफ साहब ने कहा था कि ये सारे मामला से निकलकर इलेक्टेड और सिलेक्टेड का ताना ना दिया जाए, तो अगर हकीकी तौर पर जो फौज है खुद को सियासत से दूर कर ले तो इस बात के 95 से 98% चांसेस हैं कि कोई किसी को सिलेक्टेड या इलेक्टेड ना कहेगा। लेकिन इसके लिए शर्त यह है एस्टैब्लिशमेंट को बड़ा दिल दिखाना पड़ेगा और सियासत में अपनी किसी भी किस्म की छोटी या बड़ी मुदाखलत से गुरेज करना होगा ताकि पाकिस्तान जो है वो बेहतरी की जानिब गामजन हो। अभी तक के लिए हमें इजाज़त दीजिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इमरान खान साहब के लिए खुसूसी दुआएं करते रहिएगा क्योंकि उस शख्स ने 70 साल की उम्र में आज कौम के लिए अपना खून भी पेश कर दिया है और उन पर एक बहुत बड़ा थ्रेट भी है। तो उनकी हिफाजत के लिए, उनकी सेहत याबी के लिए खुसूसी दुआएं करते रहिएगा। फ़िलहाल मुझे इजाज़त दीजिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।